फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सहुहाइन की दुकान छुआ गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में एक कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आय आय हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पन भरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। ज़रा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुँह से 8 दिन पहले से ही एक गाँव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली, निकाली। अर्र हाँ हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सरबे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल चाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पट्टा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना भंग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पतोहू मुँह जोर है। रेलवे स्टेशन के पास ही लड़की है। 3 ही महीने गए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिकिलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपैया को आवाज़ दी, अरे चंपैया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ने मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई। अरे चंपैया। जंगी की पतेहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और
दोपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली। शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुभुकाती रहती है। चंपैया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपैया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोहा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपैया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं करती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना। चाल सीखते जाती हैं ट्यूशन की छोरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती ज़रूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर भी माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को झोंकाती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपैया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपैया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माऊ से बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है? उस तरह बेलज्जी। चंपैया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपैया ने अपने झपटे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपैया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रखते उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपैया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मडैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपैया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है।
टोनुर टोनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने सु बेसी बक बक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपैया। चंपैया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मडैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपैया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपैया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपैया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपैया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपैया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाली जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनोती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ। बिरजू के माँ के मन में रह कर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल किए है? बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोसियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के औजन हुआ भागत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का बतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ की मौसी कहकर पुकारा, यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपैया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपैया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपैया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से
गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। सो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला, कौन सा शौक मोज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने में नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाई। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी को समय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छोड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरियाँ सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीजार भी 2 बच्चों की माँ हो कर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बीख दीठ से बचे। तब तो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई दी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपैया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग क्या। चुपके चंपैया बिल्ली की तरह होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपैया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। ज़रूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपैया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपैया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपैया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई है क्या। बिरजू के गल में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपैया, उठती क्यों नहीं। ले धान की पंचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी। नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबिर की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलमपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान। नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदैया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचीस तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे,
इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले की नया धान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है, चिरैये चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया न पड़े। इसके बाद चंपैया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू ने मुस्कुराकर बाप की तरफ देखा। नहीं। मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम भी। जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपैया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपैया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो? फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ ओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांकती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपैया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेट्री टोपी, उस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपैया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपैया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खूब मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपैया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एक टक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी
बहुत जगह है, ज़रा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घर आने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे एक कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहुआ नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झुमकती आ रही है, आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की एक गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप से पानी ले लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपैया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू। ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपैया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपैया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपैया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपैया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपैया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, यह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है।